हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आंसर में हो जाएगा रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो थी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। आइए दोस्तों जानते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर जनता ने निर्णय लेकर सुल्तान के रूप में रज़िया को चुना था। रज़िया ने अपने सिक्के पर उम्दत उल विस्वा का विरुद्ध धारण किया था और फिर 1240 ईस्वी में रज़िया और उसके पति का नाम क्या था? अल्तुनिया था। अल्तुनिया कौन था? तो अल्तुनिया भटिंडा का सूबेदार था। तो कैथल के पास निकट डकैतों ने उसकी हत्या कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दूसरा कि दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था? तो आंसर में हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था। आइए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था, जिसकी मृत्यु कैसे हुआ था? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी की जगह पर 1206 ईस्वी में उसका गुलाम था और जिसने भारत में तुर्क सल्तनत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐबक ने ममलुक वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की स्थापना किया था? तो ममलुक वंश के। और इसका अर्थ होता है संपत्ति या अपनाया हुआ। भारत में तुर्क विजय को वास्तव में सुदृढ़ बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट प्रश्न है जो दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो आंसर में हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। आइए दोस्तों जानते हैं अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना तथा विश्व विजेता की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में भी स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो आंसर में हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय यानी 94 साल तक शासन किया था। यानी इसका शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन पाँचवा, किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया था? तो आंसर में हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने कृषि एवं सिंचाई के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दिया। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फिरोज तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। और फिरोज तुगलक एक महान भवन निर्माता भी था। अपने निर्माण कार्य के लिए उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किया था। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा फिरोज तुगलक। नहरों, सड़कों और पुलों के निर्माण के अतिरिक्त फिरोज तुगलक ने नए नगरों की स्थापना की तथा पुराने किलों का जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर में हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी।
1451 ईस्वी में बहलोल लोदी गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमानी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने। आदिल शाह ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। इसका पूर्ण रूप से निर्माण कब हुआ था? 1656 ईस्वी में हुआ था। इस गोल गुंबज का वास्तुकार कौन था? तो दावुल का याकुत था। नेक्स्ट प्रश्न है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो आंसर में हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, जिसका विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था और वह बीजापुर के मुस्लिम राज्य की रानी थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क भतीजा इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ था। चांद बीबी जो थी इस राज्य की प्रतिशासक और वास्तविक शासक बन गई थी। हालांकि बाद में वह अपनी मातृभूमि अहमदनगर को लौट गई और अवयस्क शासक बहादुर शाह के सिंहासन संभालने के योग्य होने तक रानी रीजेंट बनी रही थी। रानी ने रीजेंट के रूप में अपनी क्षमता का परिचय देते हुए राजकुमार मुराद के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना को पराजित किया। उसके बाद उसने 3 वर्ष तक रानी के रूप में शासन किया था। अहमदनगर की रानी रीजेंट 1596 से 99 तक रही थी और 1595 में सम्राट अकबर की मुगल सेनाओं के विरुद्ध अहमदनगर की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध 1191 से 92 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना से हार गई थी। हालांकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का बदला ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? तो आंसर में हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में थी। वे मेड़ता के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। उनका विवाह जून 1516 ईस्वी में मेवाड़ सिसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा के भजन ब्रज भाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं। ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसने किए थे? तो आंसर में हो जाएगा आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में प्रसिद्ध मठ की स्थापना की थी। पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में श्रृंगेरी। शंकराचार्य के मत को अद्वैतवाद कहा जाता है। यह उपनिषद के बहुत निकट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर का अर्थ गुरु तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है। पीर और मुरीद में बहुत गहरा संबंध होता है। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता था। नेक्स्ट प्रश्न है जो दोस्तों, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आंसर में हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी 1025 से 26 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है पर आक्रमण किया था। अनहिलवाड़ के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने उसका प्रतिरोध नहीं किया और महमूद को मंदिर लूटने का मौका मिल गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो आंसर में हो जाएगा कर्नाटक। हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जहां आज भी इस महान साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी, हजारा रामा स्वामी एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का अंतिम सम्राट था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा था
और एक केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के लिए इब्राहिम के प्रयासों ने अफ़गान सरदारों को चौकन्ना कर दिया और वे इब्राहिम को उखाड़ फेंकने की ताक में थे तथा उन्हें बाबर के रूप में 1526 ईस्वी में यह मौका मिला जब पानीपत के युद्ध में लोदी के कुछ सरदारों ने बाबर का साथ दिया और पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही सल्तनत युग की समाप्ति भी हुई, क्योंकि बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना भारत में ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न की तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में गौरी की सेना पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसकी जान एक खिलजी सवार ने बचाई थी। पृथ्वीराज ने आगे बढ़कर तबर हिंद को जीता, लेकिन पंजाब से तुर्कों को पूरी तरह से नहीं खदेड़ा, जिसके परिणाम से उसे तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हार और मृत्यु के रूप में मिला। इस निर्णायक युद्ध में के बाद भारत में तुर्क शासन की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अमुक्तमाल्याद किसकी रचना है? तो आंसर में हो जाएगा कृष्णदेव राय की। अमुक्तमाल्याद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव जो थे संस्कृत और तेलुगु भाषा के विद्वान थे। उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का एक नया युग आरंभ हुआ था, जब संस्कृत रचनाओं की नकल की जगह स्वतंत्र रचनाओं ने ले लिया था। तो उसने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल कवियों को एक समान संरक्षण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई बहमानी राज एवं विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं के बीच 1565 ईस्वी में हुआ था। बहमानी राज की संयुक्त सेना ने विजयनगर को बुरी तरह पराजित किया तथा राम राय को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोलों ने भारत पर अधिक बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंतिम वर्षों को छोड़कर मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के पूरे शासनकाल के दौरान भारत की सुरक्षा को संकट में डाला था। भारत पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने गजनी और काबुल को शक्तिशाली अड्डों के रूप में निर्मित किया और उन्हें पंजाब और सिंध के समान विकसित किया। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान उनके आक्रमण पहले की तुलना में अधिक उग्र हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर में हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसे 1229 में अबू खलीफा से अलंकरण का पत्र प्राप्त हुआ था। इस पत्र के द्वारा उसे वफादार नायब के रूप में सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता मिली थी। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। तो ये जो प्रश्न जो है दोस्तों कि इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो आंसर में हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो आंसर में हो जाएगा बलबन। बलबन पूर्णतया आश्वस्त था कि केवल फारसी परंपरा का पालन करने से राजतंत्र का यश प्राप्त किया जा सकता है और उसने अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में इन परंपराओं का सावधानीपूर्वक पालन किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाज़ारों को नियंत्रित करना अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक था। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना को बनाए रखना चाहता था। इस कारण से उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत
तय किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान थे। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक विरासत की प्रतिमूर्ति माना जाता है। वह स्वयं को तूती ए हिंद, भारत का तोता कहते थे। उनके अनुसार, मैं सच बोलता हूँ, मैं एक भारतीय तोता हूँ। यदि आप मुझसे छोटा सा गीत या छंद सुनना चाहते हैं तो मुझसे गाने के लिए बोलिए तथा मेरे गाए हुए हिंदी कविताओं को गुनगुनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के पश्चात राज्य में षड्यंत्र आरंभ हो गया था। ऐसे समय में गयासुद्दीन बलबन ने ही दिल्ली की राजगद्दी संभाली। उस समय देश में विदेशी आक्रमण तेज हो गया था। बलबन ने अपनी सेना को संगठित किया और कई प्रशासनिक सुधार भी किए थे। उसके आदेशानुसार उत्तर पश्चिम सीमा पर नए मजबूत किलों का निर्माण किया गया। उसने दिल्ली सल्तनत को बिखेरने से बचाया था। किसने? बलबन ने। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।